हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच व प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, बेल के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, वो आर्ग्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं बताऊंगा, जिससे आपकी बेल श्योर हो जाए कि हाँ आपको बेल मिल जाएगी। वैसे तो देखो दोस्तों, ये बहुत सारे तथ्यों पर डिपेंड करता है, आपकी एफआईआर पे डिपेंड करता है कि एफआईआर में कौन से सेक्शंस लगे हैं, वो कैसे सेक्शंस हैं, और वो जो कहानी बनी हुई है एफआईआर में, जो स्टोरी लाइन है उसमें कितने लूप होल्स हैं और आपको बेल मिल सकती है या नहीं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैंने एनालाइज किया कि भाई अगर ये चीजों पे आप ध्यान रखोगे तो आपको बेल मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये केवल 498 ए के लिए नहीं, बल्कि कोई भी एफआईआर हो, 354 की हो, 376 की हो, 302 की हो, सबके लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट आपको कहां पर मदद कर जाए। और दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो लेके आऊं इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों काफी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट और वर्बल आर्ग्यूमेंट, तो मुझे वर्बल आर्ग्यूमेंट ज्यादा पसंद है। तो वहां पे भी कई सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर वो पर्टिकुलर एडवोकेट तो कह रहे हैं कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट ज्यादा अच्छे होते हैं। वो उनकी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन में वर्बल आर्ग्यूमेंट ज्यादा अच्छे होते हैं। और जब आर्ग्यूमेंट होते हैं ना दोस्तों, तो बेल एप्लीकेशन में आप रिटर्न में तो देते ही हो, तो रिटर्न में आप जितना अच्छा दे सकते हो वो दे दो, उसके बाद फिर आप वर्बल में लेके आ जाओ, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आप रिटर्न में कोर्ट को बेल एप्लीकेशन देते हो, जनरली वो एक एक लाइन एक एक पॉइंट पढ़ के कोई समझने की इतना कोशिश नहीं करता, ना कोर्ट के पास इतना टाइम होता है। तो इसीलिए वर्बल आर्ग्यूमेंट्स करवाए जाते हैं कि वर्बली आप कोर्ट को भी समझा सकें और दूसरा पार्टी का जो एडवोकेट हो वो आपकी बात सुन करके उस पर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट कर सके, और जज साहब दोनों पार्टी की बात सुन के प्लस जो आपने रिटर्न में बेल एप्लीकेशन दिया उसके सारे पॉइंट्स को एनालाइज करके, सामने वाली पार्टी के ऑब्जेक्शंस को एनालाइज करके तब डिसाइड करें कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यदि आप वर्बल आर्ग्यूमेंट अच्छे करते हैं तो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में एक इंसान सामने बैठा है, एक इंसान उसके सामने खड़ा है, अब आपको अपने आर्ग्यूमेंट से सामने वाले को कन्विंस करना है। और दोस्तों ये ज्यादा आसान तरीका होता है, बजाय आप एक पेपर देके उसे बोलें कि पढ़ें और आप इससे कन्विंस हो। फॉर एग्जाम्पल जितनी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, आप इन्हें देखते हैं बड़े चाव से, प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, और अधिकतर लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। अब दोस्तों आप सोचिए कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं और ये जितनी भी मैं वीडियो में आपको चीजें बता रहा हूं ये सारा मैं रिटर्न में डाल दूं, तो आप में से कितने लोग हैं जो उस रिटर्न को पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे? बहुत कम लोग। दोस्तों ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस की संख्या होगी वो 100% से घट के 10 से 15% रह जाएगी। तो दोस्तों यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो आप प्रेजेंटेशन वैसे देते हैं, बोल करके देते हैं, वर्बली देते हैं, उसका इंपैक्ट सामने वाले पर ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है जब आप बेल के टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो अपने वर्बल आर्ग्यूमेंट से आपको सामने वाली कोर्ट को कन्विंस करना होता है। अब दोस्तों ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिन पर हम फोकस करें? देखिए अगर आपको एक पॉइंट मिल गया ना, मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूं, मैंने बेल में जितने आर्ग्यूमेंट किए हैं, एक पॉइंट आपको कमजोर मिल गया, उसी पॉइंट पर आप ठोक ठोक के उसी पॉइंट को बार बार उठाओ, उसी पे फोकस करो, उस एक पॉइंट के बेस पे आपको बेल मिलती है। और हर एफआईआर में ऐसी एक दो गलतियां जरूर होती हैं जो कि आपके काम की होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ना आप एफआईआर को देखिए, उसमें घटना जो है उसका डेट और टाइम मेंशन है या नहीं है। अभी हाल ही में मैंने एक बेल कराई थी, उसके अंदर डेट और टाइम मेंशन ही नहीं था। और दोस्तों 2016 की एफआईआर थी और उसमें बेल अभी हुई है 2022 में, आप सोचिए। और एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट चल रहे थे सारे एक्यूज पर्सन के, लेकिन बेल लोअर कोर्ट से मिल गई। कारण समय और दिनांक घटना का था ही नहीं, और हम इसी बात को आर्ग्यूमेंट में लेकर के आए कि भाई इसमें जब डेट ही नहीं है, जब इसमें प्लेस ही नहीं है, जब इसमें टाइम ही नहीं है, तो ये कहां स्टैंड कर रही है एफआईआर? और दोस्तों इसी बेस पर चारों पर्संस की लोअर कोर्ट से ही बेल हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही आपको भी करना है। आपको सबसे पहले अपनी एफआईआर में देखना है डेट टाइम मेंशन है घटना का या नहीं है। नहीं है तो इसी पॉइंट को आपको रिटर्न बेल एप्लीकेशन में भी लिखना है और आर्ग्यूमेंट के टाइम पे इसी पॉइंट पे फोकस करके आर्ग्यूमेंट करना है। अगला पॉइंट दोस्तों स्पेसिफिक एलिगेशंस की बात आती है। होता क्या है कि मान लेते हैं कि एफआईआर में 4 लोगों के नाम है, 4 लोगों में से आप देखोगे स्पेसिफिक एलिगेशन केवल पति पर होते हैं या ज्यादा ज्यादा सास पर होते हैं, ससुर पर होते हैं कई बार। बाकी लोगों पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होते, बस मुझे प्रताड़ित किया, मुझे ताना दिया, इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता कि किसने क्या किया। उपरोक्त सभी लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया, इस तरह से लिखा होता है। तो जब स्पेसिफिक एलिगेशन ही किसी पर नहीं है तो इस बात को भी आप कोर्ट में उठा सकते हैं कि भाई इन पर स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई भी कहीं पे भी वेग और जनरल टाइप के एलिगेशन लगे हुए हैं जिसका कोई मायने नहीं होता। तो यह भी आपको बेल दिलाने में यह पॉइंट आपकी मदद करेगा। अगला पॉइंट दोस्तों होता है मिसमैच डेट्स, यानी कहीं पर कोई डेट मेंशन कर दी और कहीं पर कोई डेट मेंशन कर दी।
ये कॉन्ट्राडिक्शन तो आपके बहुत काम आ सकता है अगर उसने एक एफआईआर में घटना की दिनांक और टाइम दिखाया, फिर उसी एफआईआर में आगे वो दिनांक उसने चेंज कर दी, तो ये आपके बहुत काम आएगा। या कई बार ऐसा होता है कि उसने जिस तारीख को घटना दिखाई उस तारीख के बाद वाली तारीख पे वो दिखा रही है कि आप और वो साथ में रहे। तो इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स भी कई बार एफआईआर में होती हैं, तो इनके आधार पे भी आपको बेल बड़े आराम से मिल सकती है। अगला पॉइंट होता है दोस्तों, चूंकि 498 की एफआईआर है, यानी पति व उसके रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता, तो कहीं ना कहीं क्रूरता दिखाई गई होगी मेंटली और फिजिकली भी दिखाई जाती है कि वह मारा पीटा, ऐसा किया वैसा किया। तो कई बार होता है लड़की का कोई भी मेडिकल ऑन रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो जब कोई रिकॉर्ड उस डेट का है ही नहीं मेडिकल, तो इस पॉइंट को भी आप बेल में आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे उठा सकते हो कि यहां पर मेडिकल सपोर्ट है ही नहीं। तो जब मेडिकल सपोर्ट है ही नहीं तो ये एफआईआर कहीं स्टैंड ही नहीं करती है, पूरी तरह से फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड फैक्ट्स के आधार पे ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगला पॉइंट दोस्तों ये आता है, कई बार एफआईआर में उन लोगों के नाम होते हैं जिनसे वाइफ कभी मिली भी नहीं है या उनके साथ कभी रही ही नहीं है। अगर ऐसा है तो उन लोगों की तरफ से आप ये आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं कि भाई ये तो उस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं और शादी के बाद ये कभी उनसे मिली तक नहीं है, देखा तक नहीं है, और उनका नाम इसमें डाल दिया, उनको आरोपित बना दिया है। तो दोस्तों ऐसे केस में भी बड़े आराम से उन लोगों की बेल हो जाती है। और दोस्तों अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार एफआईआर में ऐसे लोगों का नाम होता है जिनसे उस परिवार का कोई रिलेशन भी नहीं होता, लाइक उसके दोस्त का नाम डाल दिया पति के, या किसी और बहुत दूर के रिलेटिव का नाम डाल दिया। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता, इस पर एक जजमेंट भी है। इस जजमेंट में क्लियर कहा गया है कि 498A में केवल उन्हीं लोगों का नाम लिखाया जा सकता है जो पति के ब्लड रिलेशन में हो। कुछ समय पहले दोस्तों मैंने एक मामला देखा था, उस मामले में क्या था, एफआईआर में 19 लोगों के नाम थे। उन 19 लोगों में से 11 नाम जो थे वो तो गांव वालों के नाम थे, यानी कि जिनका उस परिवार से कोई संबंध नहीं था, आसपास के लोग थे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि अगर ब्लड रिलेशन में वो नाम नहीं है तो आप इस तथ्य को लेकर भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हो और कोर्ट को कह सकते हो कि ये लोग तो ब्लड रिलेशन में नहीं है, जबकि कानून कहता है कि ब्लड रिलेशन में होना जरूरी है, तभी 498 है उस पर लगेगी। तो यहां पे भी इस पॉइंट के आधार पर भी आपकी बेल हो सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 6 आधार बताए बेल के 498A में, और आप कहीं पे भी इन पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को आधार बना के आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।